हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 8 क्लास का ही ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन जो चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसमें दूसरे अध्याय यानी इकाई 1 का क भूमि मृदा एवं जल संसाधन के बारे में पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे लोग। और लास्ट में आप सभी को अगर वीडियो बेहतर लगेगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं। और वीडियो किसी भी तरह का समस्या हो तो कमेंट कर जरूर अपना सजेशन, अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में इतना बताइएगा कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताया उसमें से कितना आपका सही हुआ, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया? वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं ना। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नीकरण का, मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि मिट्टी निम्नीकरण का मतलब मिट्टी की बर्बादी। निम्न में से कौन से कारक है तो मिट्टी के बर्बाद होने का? तो याद रखिएगा, मैं कई बार क्वेश्चन बता चुका हूं आप सभी को। मिट्टी को निम्नीकरण का कारण हो सकता है, मिट्टी बर्बाद होने का कारण हो सकता है कि या तो वनोन्मूलन किया जा रहा हो, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जिसके कारण मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है, यानी कि झारखंड का जो कितना क्षेत्र है जिसपे जंगल वगैरह यानी वन क्षेत्र जो है फैला हुआ है। तो याद रखिए 29% क्षेत्र पे जो है जंगल है, बाकी सब क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, 29% क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ अलवण जल कितने प्रतिशत है। अलवण जल जो है कितना प्रतिशत है, यानी धरती पर अगर अलवण जल देखा जाए तो उसकी परसेंटेज कितनी है? तो याद रखिएगा 2.1% जो है अलवण जल है। अलवण मतलब होता है कि लवणीय नहीं है, पीने योग्य जल है, जिसमें आप बुक में आप देखे होंगे तो पढ़े होंगे कि 2.7% देखो 97.3% क्या है? समुद्रीय जल है ना। और 2.7% जो जल है वो क्या है? समुद्री जल नहीं, मतलब कि लवणीय जल नहीं है। लवणीय क्या है? नहीं है, मतलब ये मीठा जल होता है। और 2.7% में भी देखा जाएगा तो लगभग 1.7% जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 1% जो पानी है वही पानी पूरी दुनिया के लोग पी रहा है, बस 1% पानी हम लोग को मिलता है, ठीक है। अगला देखेंगे तो रेगुर मृदा किसे कहते हैं। तो रेगुर मिट्टी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रेगुर मिट्टी जो होता है किसे कहते हैं। तो पहली बात, इसको काली मिट्टी कहा जाता है। कारण क्या होता है कि ये काले कलर का चट्टान से बना हुआ, और काले कलर का चट्टान का नाम है बेसाल्ट की चट्टान है। क्या है भैया? बेसाल्ट की चट्टान है। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हम लोग को गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि उस वाले क्षेत्रों में लावा प्रदेश वो है ना। तो वहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, और बेसाल्ट चट्टान होता है करिया रंग के। तो करिया रंग के होने के कारण काली मिट्टी होती है, और इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी का 2 भाई, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। बागड़ नहीं, बांगर, ठीक है, याद रखना। खादर मतलब है ना, खादर मतलब नया, और बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलेंगे बांगर और नई को खादर बोलेंगे, ठीक है, याद रखिए। लाल मिट्टी में लोहे के अंश पाए जाने के कारण ये लाल रंग के होता है, ठीक है, लोहे अंश के कारण। लेटराइट मिट्टी कई बार बताया हूँ कि लेटराइट मिट्टी जो होता है निच्छलन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, और ये है ना पश्चिमी घाट जो है, जो पश्चिमी घाट जो पढ़ाता हूँ इस वाले क्षेत्र में, ये केरल वाले क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट के किनारे वाले क्षेत्रों में ज़्यादा ये पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। सारे मिट्टी के बारे में बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे थ्योरी क्लास का तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा था? रेगुर तो काली मिट्टी हो ही गया इसका। अब लिखा हुआ है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो किस जिले में स्थित है भैया? तो लातेहार जिला में स्थित है। किस जिले में? इतना तो देखो, इतना तो आंसर इसी में दे दिया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र है, ठीक है। तो झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कभी अगर क्वेश्चन यही पूछ देता है डायरेक्ट है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में। याद रखना कहाँ है भैया? तो झारखंड में, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में, कौन से जिला में है, तो लातेहार जिला में है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो इसमें से पूछ रहा है कौन नवीकरणीय। तो कई बार मैं बता चुका, नवीकरणीय मतलब हमेशा न्यू रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा, मतलब समाप्त नहीं होगा, ठीक है, हमेशा नया रहेगा। तो कौन सा? जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये सभी हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि सब हमेशा न्यू रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी विधि है ना, कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर क्या होती है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ कि जब पहाड़ी क्षेत्र में खेती किया जाता है तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में खेती जो होता है ये सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। जैसे ये पहाड़ को होता है, पहाड़ के ऐसे काट के सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है, सीढ़ी नुमा बनाते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि जब फसल उगाया जाता है ना, तब यहाँ पर मिट्टी को कट के धंसने की संभावना कम होती है। तो मिट्टी अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखीय या सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, उसी को समोच्च रेखीय भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
लवणीय जल कहाँ पर है? तो लवणीय जल पूछ रहा है किधर है भैया, तो नदी में तो लवणीय जल पाए नहीं जाते हैं, नलकूपों से नहीं, महासागरों में लवणीय जल पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो नमक वाला जो होता है ना वो महासागरों में ज़्यादा पाया जाता है। सॉरी, लवणीय जल यानी खारा पानी, लवणीय जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आप गलती दिए, ऑप्शन होगा सी, लवणीय जल। मृदा निर्माण के कारण है। मृदा निर्माण जो होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? वायु दाब से, जलवायु से, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से। जलवायु के कारण, देखो जलवायु से मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे जलवायु से निर्माण होता है? तो जो चट्टान होता है ना, तो ये कई वर्षों को बाद जलवायु को परिवर्तन कारण, ताप और दाब के कारण है ना, ये धीरे धीरे मिट्टी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो मोस्टली हो जाएगा जलवायु में, जलवायु के साथ धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होते जाता है। ठीक है ना। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो अभी जस्ट मतलब पढ़ रहे कि झारखंड में जो ज़मीन है, जहाँ जंगल है, वो लगभग 29% क्षेत्र था, और खेती योग्य ज़मीन है वो 23% है। बाकी क्यों? क्योंकि बाकी सब एरिया जो है पहाड़ी एरिया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भैया? यानी कि सभी जीव जंतु जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम लोग परितंत्र। यानी कि परितंत्र मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर आप डिपेंडेंट है। जैसे कैसे? घास को खाता है कौन? तो हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर, है ना। शेर मर जाएगा तो कौन खा जाएगा? गिद्ध खा जाएगा, है कि नहीं। गिद्ध मर जाएगा तो कौन खा जाएगा? गिद्ध को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा जाएगा। इसी को आहार श्रृंखला भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है ना परितंत्र भी कहा जाता है। जैसे जीव जंतु, मनुष्य किस पे डिपेंडेंट है? तो जो शाकाहारी है वो घास फूस या मतलब हरी सब साग सब्जियों पर डिपेंडेंट है। जो मांसाहारी है वो मांस पर, जैसे कि मांस खाएगा ना, चिकन वगैरह खाएगा ना, तो ये सब चीज़ें पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसी को कहा जाता है परितंत्र। यानी कि हर कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जैसे मनुष्य द्वारा निकाले जाने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 जो निकलता है, ये CO2 कौन ले लेता है? पेड़ पौधा ले लेता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ता है O2 वो हम ले लेते हैं। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसी को परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे तो लिखा हुआ मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन सी है? तो मिट्टी को संरक्षण, मिट्टी को बचाने की निम्न में से कौन सी विधि आपको लग रही है? तो मल्ल बनाना। मल्ल मतलब होता है कि ऐसे मिट्टी कटने के लिए बाढ़ टाइप का बना देगा, मतलब कि बॉर्डर बना देगा। ठीक है, वेदिका बनाना। वेदिका मतलब होता है कि छोटे छोटे पेड़ लगा देंगे ताकि क्या होगा? मिट्टी कटाव हो सके। समुच्चय रखिए मतलब सीढ़ी नुमा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, उपयुक्त मानी जाती है? जस्ट मैं अभी बताया, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी, आगे देखने की जरूरत नहीं है। भूमि का उपयोग डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भूमि उपयोग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्थलाकृति द्वारा, जनसंख्या द्वारा या प्रौद्योगिकी द्वारा, इनमें से सभी द्वारा हो जाएगा भूमि का उपयोग। मतलब कि स्थान कौन सा है, जनसंख्या कितनी है, और कौन सा वहाँ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, इन सभी डिपेंड करता है भूमि का उपयोग का। ठीक है, हर क्षेत्र में भूमि का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन पठार का कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन जो क्षेत्र है वहाँ, अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि दक्कन जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने की अधिकता ज़्यादा है, और जहाँ बेसाल्ट चट्टाने है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो काली मिट्टी पाई जाएगी, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, जलग्रह किसे कहते हैं? तो भैया जलग्रह अगर पूछेगा तो मात्र एक धरती ही है, पृथ्वी ही है जिसपे जल की मात्रा, बाकी किसी ग्रह पर जल नहीं है। अभी तक तो नहीं है, बाद का भविष्य के बाद भविष्य में देखा जाएगा। ठीक है, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएँ जो होता है वो शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है। शुष्क प्रदेशों में हवा जो होती है ना, पहली बात की रक्षक मेखलाएँ कहते कैसे? जैसे मान के चलो कि ये फसल जब उगाया जाता है तो बीच बीच में झाड़ियाँ लगाई जाती है। बीच बीच में क्या की जाती है? झाड़ियाँ लगाई जाती है। उससे क्या होता है कि जब तेज हवा, शुष्क हवा चलता है ना, तो फसल जो होता है ना वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अब मान के चलो झाड़ी लगा दोगे तो हवा का रफ्तार धीरे हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि पेड़ पौधा जो ओरिजिनली जो पेड़ पौधा उगा रहे हो उसकी रक्षा हो सकता है। तो ये शुष्क प्रदेशों में लगाया जाता है रक्षक मेखलाएँ। ठीक है, अगला देखेंगे तो विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? तो विश्व में जो कितना % जमीन है वो खेती करने लायक है। आप लोग जमीन जो है हम लोग कितना % जमीन, तो याद रखना मात्र 11% जमीन ही है, जो 11% जमीन ही है जो पूरे विश्व में खेती योग्य है, बाकी सारी जमीन खेती लायक नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे तो सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? जो सामुदायिक भूमि होता है उस पर किसका अधिकार होता है? तो याद रखो, सामुदायिक भूमि पर पूरे समाज का, पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। तो पूरे समाज का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, पूरे किसके हो जाएगा? पूरे समाज का अधिकार उस पर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो डैश और डैश
मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। तो भैया मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरा कौन सा है? तो पहली बात कि मृदा का खतरा जो हो जाएगा वो मृदा अपरदन से मिट्टी को खतरा मृदा में क्षीणता हो जाएगी। मतलब क्षीणता कैसे? उसकी जो गुण जो है गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये दोनों क्या है? मृदा संसाधन के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, जैविक खाद तो मृदा के लिए सही होता है। ये जैविक खाद तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मृदा को उपजाऊपन बनाता है, इससे खतरा थोड़ी होगा, है ना। तो शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है। तो शंकुधारी वन की अगर लकड़ियाँ देखेंगे तो किस तरह होती है? तो शंकुधारी वन की वो लकड़ी होती है, याद रखना, मुलायम एवं कठोर होता है। मुलायम और कठोर दोनों होता है, कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है, दोनों तरह की लकड़ियाँ पाई जाती है शंकुधारी वन में। ठीक है, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया? याद रखिएगा, विश्व में जितने भी वनस्पति है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया विश्व के वनस्पतियों को। ठीक है ना। अगला देखेंगे तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। तो जहाँ उच्च तापमान है और अधिक बारिश होती है वहाँ के मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है। जैसे मैंने अब जब थ्योरी क्लास में जो पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है ना, निच्छलन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। अगला लिखा हुआ है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? तो भारत में अगर कृषि योग्य जमीन देखेंगे तो लगभग 57% जो जमीन है वो खेती लायक है हम लोग का भारत में, और लगभग 66% यानी 66% जो लोग हैं उससे ज़्यादा लोग जो है भारत में खेती कार्य में लगे हुए हैं। और बिहार में देखेंगे तो 80% ज़्यादा लोग खेती कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में ज़्यादातर अगर मिट्टी देखा जाएगा तो वो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। लेकिन अगर मिट्टी पूछ रहा है कौन कौन प्रकार है तो ये सभी मिट्टी पाई जाती है भारत में, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना डैश कहलाता है। चट्टान का टूटना और क्षय होना तो वो क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। कल ही मैं बताया था अपक्षय, अपरदन और निच्छलन में क्या अंतर होता है। ठीक है, सामुदायिक भूमि को डैश कहा जाता है। सामुदायिक जो भूमि है वो उसको क्या कहेंगे? तो सामुदायिक जो भी भूमि रहेगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसको कहेंगे लोग कि साझा संपत्ति संसाधन कहेंगे, मतलब सब कोई उसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, सामुदायिक संपत्ति में, क्योंकि पूरे समाज का वो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कितने प्रतिशत उपलब्ध है भैया? तो अभी मैं बोला है कि ऑल लवण जल जो है हम लोग का है ना 2.7% उपलब्ध है। यहाँ ऑल लवण जल के ना लिखे, मीठे जल लिखना चाहिए। अब पीने योग्य जल है ना, जो पीने योग्य जल है और वो भी अभी पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं 1%, बाकी जो है 1.7 जैसे बोला कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि जहाँ स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, और मान के चलो कि यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और उसके बाद से वायुमंडल, ये तीनों मिल जाते हैं। ये तीनों वाले बीच में क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोला जाता है, जहाँ तीनों मौजूद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? तो समोच्च रेखीय जो जुताई होती है वो किन क्षेत्रों में होती है? तो वो होती है पर्वतीय ढालू क्षेत्रों में, कई बार मैं बता चुका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश मृत जीव जंतुओं में खाने के कारण एक अपमार्जक है ना। तो मृत जीव जंतुओं को खाने वाला कौन सा होता है? तो मृत जीव जंतु को खाता है कौन भैया? गिद्ध खाता है। कौन खाता है भैया? तो गिद्ध खाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में मृदा कितने प्रकार का होता है? तो भारत में मिट्टी के प्रकार देखेंगे तो भारत में मिट्टी जो है 3 प्रकार से लिखा हुआ है कि भारत में मिट्टी है ना एक्चुअली में डिपेंड करता है किस संदर्भ में पूछ रहा है। कलर के हिसाब से पूछेगा तो बहुत सारे कलर की मिट्टियाँ पाई जाती है। रचना के हिसाब से पूछेगा तो रचना 3 प्रकार की होती है, एक तो बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो होता है शहतूत के पेड़ जो होता है। 34 क्वेश्चन सर था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 34 में से कितना आपका सही हुआ, कितना गलती हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही हो रहा होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन कोई हार्ड है नहीं, लेकिन एग्जामों में क्वेश्चन ये इसमें से बहुत सारे आते रहते हैं। इसी तरह से 9th क्लास आएगा, 10th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव आएगा, उस तरह लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा और क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहेंगे। आप क्वेश्चन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है। तो अगर यहाँ तक आ चुके होंगे तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय